हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज यूपी डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर की बात करने वाला हूं। प्रथम सेमेस्टर का मैं सिलेबस और उसका पहला चैप्टर मैं समझा चुका हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज मैं फर्स्ट सेमेस्टर का दूसरा चैप्टर लेकर आया हूं। उस दूसरा चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, आप लोग को क्या क्या समझना है, मैं इसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। मेरा दावा है दोस्तों कि गणित में आप 25 में 25 फिक्स है लाएंगे यदि मेरा पूरा वीडियो देख लेते हैं तब। देखते हैं दूसरा चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर 2 है। ये आपका चैप्टर 2 है। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के चैप्टर 2 की बात मैं करने वाला हूं। चैप्टर 2 में आपको पढ़ना है गुणा तथा भाग की संकल्पना तथा संक्रियाएं, माने गुणा और भाग के बारे में समझना है। उनमें पद कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में समझना है। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम समझते हैं गुणा के बारे में। गुणा गुणा किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आप लोग को याद रखना है। दोस्तों गुणा क्या होता है कि जब किसी संख्या में से, सपोज मान के चलिए मैं कोई एक संख्या लिया हूं 5, कोई एक संख्या है 5, इसमें मुझे 5 में 2 को 4 बार जोड़ना है। ध्यान से समझिएगा, यदि किसी संख्या में कोई एक संख्या लिया हूं, समझना किसे है, गुणा को। गुणा को समझने के लिए हमें क्या करना है कि कोई संख्या हम मान लिए, कोई संख्या हम लिए हैं 5, जरूरी नहीं कि 5 ही लेना है। हम छोटी संख्या लिए इसलिए हैं एक अंकी, ताकि आप समझ जाएं। इसके बाद हम बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं के साथ भी खेलना शुरू कर देते हैं जब समझ जाते हैं तब। तो कोई एक संख्या लिए 5, उस संख्या में 2 को हमने जोड़ना शुरू किया। सपोज मान के चलिए हमने 2 को 4 बार जोड़ा। देखिए यहां से हम इसका डेफिनेशन भी बनाएंगे और आपको याद भी कराएंगे, बस धैर्य से समझिएगा। यदि किसी संख्या, माने कोई संख्या लिए, उसमें कोई एक संख्या में बार बार जोड़ रहा हूं, कितनी बार, बार बार जोड़ रहा हूं, तो जब मैं किसी संख्या में किसी भी संख्या या अंक को बार बार जोड़ता हूं, बार बार जोड़ता हूं, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 5 है। 5 में मैं किसको जोड़ रहा हूं, 2 को। अभी मैं इसका आंसर की बात करूं कि अगर इस तरह से मैं किसी संख्या यानी कि 5 में मैं 2 को 4 बार जोड़ा हूं, तो ये 4 बार जोड़ने के बाद आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि 5 2 7 2 9 2 11 2 13। आंसर कितना आएगा दोस्तों, तो 13 आएगा। तो आंसर 13 कब आया है, जब मैं किसी संख्या में 2 को 4 बार जोड़ा हूं तब। यदि मैं इसी संख्या में 2 को कितनी बार जोड़ा हूं दोस्तों, 2 को जोड़ा हूं 4 बार। 2 को कितनी बार, 4 बार जोड़ा हूं, 2 को 4 बार जोड़ा हूं। तो मैं जब 2 को 4 बार जोड़ता हूं तब आंसर कितना आता है, तो 5 प्लस 2 चौका कितना होगा, 8 इक्वल टू 8 5 कितना होता है, 13। मतलब कि यदि मैं किसी संख्या में किसी संख्या अंक को मैं बार बार जोड़ता हूं, तो होता क्या है कि मुझे एक संख्या प्राप्त होती है। जो मैं ये क्रिया किया हूं, ऊपर 2 को 4 बार जोड़ा हूं, किसी संख्या में 2 को 4 बार, तो जितनी बार जोड़ा जाता है, जिस संख्या को जितनी बार जोड़ा जाता है, उस संख्या में उतने का यदि मैं गुणा कर दिया तो ये आंसर सेम आया है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, गुणा करना कहते हैं। तो गुणा की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी भी संख्या में यदि किसी अंक या संख्या को मैं बार बार जोड़ता हूं, तो ये बार बार जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, गुणा कहलाती है। समझ में आ गया होगा कि गुणा को हम कैसे लिखेंगे। तो किसी संख्या में मैं लिख देता हूं एक बार, किसी संख्या या अंक को बार बार जोड़ते हैं, बार बार जोड़ते हैं, तो इस क्रिया को गुणा कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, तो गुणा कहते हैं। लेकिन क्या आप लोग इतना बात याद रखेंगे, नहीं। आपको केवल बस एक फैक्ट याद रखना है कि बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा कहलाती है, बस इतने से काम चल जाएगा। वहां लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं कि आप एग्जाम में, सेमेस्टर का जब एग्जाम होता है तो उस एग्जाम में कैसे लिखेंगे मैं वो बता दिया। लेकिन कुछ देखिए, कुछ चीजें होती हैं लिखने की और कुछ चीजें होती हैं कि लिखने के साथ साथ समझने की, मैंने उसको माइंड में रखने की। तो माइंड में रखने वाली बात क्या है
जोड़ने की क्रिया, बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा कहलाती है। ये माइंड में रखने वाली बात है। इसको रख करके हम ये स्टेटमेंट आसानी से बना सकते हैं कि बार बार जोड़ने की क्रिया किसमें क्या जोड़ रहे हैं, ये बना सकते हैं। तो बनाने का तरीका आप सीखिए। अब ये नहीं कि रटना है, रटने से कुछ होने वाला नहीं है, समझना है। तो समझ करके आप लोग को लगभग समझ में आ गया होगा गुणा किसे कहते हैं। तो गुणा को याद कर लीजिएगा कि बार बार जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, गुणा कहलाती है। क्लियर है। अब हम समझते हैं कि गुणा को किससे प्रदर्शित करते हैं। बहुत पुरानी बात है, इसी से तो प्रदर्शित किया जाता है। तो गुणा को इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। तो गुणा को किस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं आप लोग को लगभग क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे समझते हैं साथियों, मुझे अब आगे समझना है, ठीक। तो गुणा को हम समझ लिए। अब हम समझते हैं गुणा के कुछ पद है, गुणा की अवधारणा के कुछ पद है। तो गुणा की अवधारणा के पद कौन कौन से पद आते हैं। तो पहला पद आता है दोस्तों गुण्य के बारे में। अब ये गुण्य क्या होता है, गुण्य क्या होता है दोस्तों, गुण्य क्या होता है। यहां पर ध्यान से आप देखेंगे ऊपर, तो ऊपर हमने क्या किया हुआ है कि एक संख्या लिया हुआ है, उस संख्या में किसी संख्या को हम बार बार जोड़ रहे हैं। इसका मतलब कि मैं बोल दिया आपसे कि जिस संख्या में मैं किसी संख्या को भी 4 बार जोड़ा हूं, किसी संख्या को 4 बार जोड़ा हूं, तो उसे हम 2 गुणे 4 माने जितनी बार जोड़ते हैं उतने का गुणा कर देते हैं, जिस संख्या को जोड़ते हैं उसी में। तो एक बात देखिएगा कि अब यहां से आंसर तो 13 ला दिए थे हम। यदि अब गुणा को यदि आप समझ गए हैं तो इसमें देखिए, जैसे सपोज मैं 4 गुणे 5 लिखा हूं, तो 4 गुणे 5 का मतलब क्या है, मैंने 4 को 5 बार जोड़ा है। यही तो बात लिख रहे हैं कि यहां देख लीजिए, मैंने 2 गुणे 4 लिखने का मतलब क्या समझाया कि 2 को 4 बार जोड़ा हूं, उसी तरह से 4 को मैं 5 बार जोड़ा हूं, तो इसको इस रूप में लिख सकता हूं। तो 4 गुणे 5, अब बराबर कुछ आता है, भाग गुणा करने के बाद 4 5 है 20। तो देखिए इसमें क्या है कि जिस संख्या में हमने गुणा किया, जिस संख्या में गुणा किया उस संख्या को गुण्य कहते हैं या गुणे कहते हैं, ठीक है। जिस संख्या में हमने गुणा किया उस संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों, गुण्य कहते हैं। इसके बाद दूसरा टर्म आता है, दूसरा पद आता है। यहां देख रहे हैं पद के बारे में समझना कि इसमें कितने पद होते हैं, माने कौन कौन से चीज आपको गुणा में समझना होता है। तो दूसरा आता है गुणक। क्या आ जाता है दोस्तों, तो आ जाता है गुणक। माफ करिएगा, थोड़ा सा मार्कर जो है, दूसरा क्या जाता है दोस्तों, गुणक। अब ये क्या होता है, गुणक क्या होता है। तो देखिए हमने क्या कहा, गुण्य के बारे में क्या कहा, जिस संख्या में गुणा करते हैं उस संख्या को गुण्य कहते हैं, उस संख्या को क्या कहते हैं, गुण्य कहते हैं। अब जिससे गुणा करते हैं उसको गुणक कहते हैं, जिससे गुणा करते हैं उसे गुणक कहते हैं। तो आप लिखने के लिए देखिए, जो मैं बोल रहा हूं उसे आप लिखेंगे स्टेटमेंट में कि आपसे पूछेगा कि गुणक क्या है, गुण्य क्या है, तो आपको यहां से समझना है और जो मैं बोल रहा हूं उसे एक्सप्लेन करके आपको वहां सेमेस्टर में लिखना है, बोर्ड में लिखना है। तो गुणक किसे कहेंगे साथियों, तो गुणक क्या होता है, जिस संख्या से गुणा किया जाता है उस संख्या को गुणक कहते हैं। गुणा के करने के बाद मुझे जो परिणाम प्राप्त होते हैं, ये जो परिणाम मुझे मिला है, ये जो परिणाम प्राप्त हुआ है, इस परिणाम को क्या कहते हैं साथियों, तो इसे कहते हैं गुणनफल। तो आपको गुणा में कितने टर्म यानी कितने पद को याद रखना था, लगभग आप समझ गए होंगे कि आपको पहले गुणा समझाए, बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा कहलाती है। अब याद करते चलिए, बहुत हो गया, मैंने स्टेटमेंट कितना याद रखेंगे, आप छोटी छोटी बातों को बस आराम से शॉर्टकट याद करते चलिए, एग्जाम में काम दे देगा। वहीं ब्राड करना तो अपने हाथ में होता है, बड़ा चढ़ा के बोलना तो अपने हाथ में होता है। जब चाहे तब हम बड़ा चढ़ा लेंगे, आएगा तब ना, जब कुछ आ ही नहीं रहा है तो स्टेटमेंट में बनाएंगे कैसे। वही बात है, बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा कहलाती है। गुणा की अवधारणा में पद कितने होते हैं, तो पहला बताए गुण्य के बारे में। गुण्य क्या होता है, तो जिस संख्या से गुणा करते हैं उस संख्या को गुण्य कहते हैं। गुणक के बारे में बताए, गुणक क्या होता है, जिस संख्या से गुणा करते हैं उस संख्या को गुणक कहते हैं। गुणनफल क्या होता है, तो ये बोल सकते हैं कि गुण्य तथा गुणक के परिणाम स्वरूप जो हमें मान प्राप्त होता है उसे गुणनफल कहते हैं। तो गुणनफल में हम कई बार बोल सकते हैं कि गुणा करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है उसे गुणनफल कहते हैं। लगभग क्लियर हो गया होगा कि इसमें जो है कितने टर्म आते हैं गुणक में। अब हम समझते हैं दोस्तों भाग के बारे में। देख रहे हैं इसमें कितना चीज है, गुणा के बारे में है और भाग के बारे में है। तो गुणा के बारे में आप लोग को समझा दिया कि गुणा के बारे में कितनी चीजों को आप लोग को पढ़ना है। अब हम समझते हैं भाग करने के बारे में, तो भाग की अवधारणा और भाग के बारे में, ठीक है, कि भाग क्या होता है। ठीक, तो भाग क्या होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है, भाग के बारे में। चलिए डिवीजन के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं कि भाग क्या है, भाग कहते हैं किसको है, इसके बारे में समझना है। ठीक है साथियों, तो देखिए गुणा जो होता है
भाग जो होता है वो गुणा का क्या होता है, विपरीत होता है, गुणा का उल्टा होता है। गुणा का क्या होता है साथियों, तो विपरीत होता है, गुणा का विपरीत होता है। भाग जो होता है इसको याद रखिएगा कि गुणा का क्या होता है, विपरीत होता है, विपरीत होता है। कैसे विपरीत होता है, भाग की क्रिया क्या होती है, जब किसी संख्या में से किसी संख्या को घटाते हैं, जब किसी संख्या में से किसी संख्या को हम घटाते हैं, किसी एक ही संख्या को बार बार घटाते हैं। जैसे सपोज मान के चलिए हम कोई संख्या 10 लिए हैं, 10 में से 2 को 5 बार घटाना है। यदि 10 में से 2 को एक बार घटाए तो 8 बचा, फिर 2 को एक बार और घटाए तो 6 बचा, फिर 2 को एक बार और घटाए तो कितना बचेगा साथियों, 4 बचेगा। और 4 में से 2 को एक बार और घटाए तो कितना बचेगा, 2। 2 में से 2 को एक बार और घटाए तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किसी संख्या में से किसी संख्या को बार बार एक ही संख्या को क्या कर रहे हैं, बार बार घटा रहे हैं। तो किसी संख्या में से जब किसी एक ही संख्या को बार बार घटाते हैं तो इस क्रिया को भाग कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। भाग का मतलब होता है बांटना, भाग का अर्थ क्या होता है, बांटना। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, किसी संख्या में जब किसी एक ही संख्या को बार बार घटाते हैं। देख रहे हैं मैं विपरीत क्यों बोला गुणा को, क्योंकि इसमें क्या था, बार बार जोड़ते हैं तो गुणा करते हैं, और बार बार किसी संख्या को घटाते हैं एक ही संख्या को तो क्या कहते हैं साथियों, भाग कहते हैं। क्लियर हो गया। अब अगर इतने ब्रॉड चीज को हम लिख रहे हैं, थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए शॉर्टकट करने के लिए हमें घटाने की क्रिया बड़ा हो रही थी, इसलिए भाग का उपयोग करना पड़ा। तो अब हम भाग को समझेंगे। हमने 10 में से किसको घटाया, 2 को कितनी बार, 5 बार। तो इसको क्या करेंगे, 2 बचे 10, यहां से कैंसिल आउट, यानी कि 0 बचा ना, तो यहाँ पे 0 मिला था। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, भाग। अब इसको शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, तो शॉर्ट में यही याद रखना है कि किसी संख्या में से किसी एक ही संख्या को बार बार घटाने की क्रिया भाग कहलाती है। क्लियर है, देख सकते हैं आराम से, मैंने 2 ही को घटाया है, एक ही संख्या को घटाते हैं तो इस क्रिया को भाग कहते हैं। बार बार घटाते हैं तो भाग कहते हैं, बार बार जोड़ते हैं तो गुणा कहते हैं। क्लियर। अब अगला स्टेप क्या होगा, जिस तरह से गुणा की अवधारणा के पद समझना था उसी तरह से भाग की अवधारणा के पद समझना है कि भाग के टर्म कौन कौन से, माने भाग में आप लोगों को कौन कौन सा क्रिया पढ़ना है। शुरू करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं भाग के पद के बारे में कि भाग में कितने चीजों को पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। भाग की अवधारणा के पद, या भाग के लिख सकते हैं डायरेक्ट, भाग के पद। कौन कौन से पद इसमें पढ़ना है, पहला पढ़ना है आप लोग को भाज्य, फिर कौन सा, भाजक, फिर क्या पढ़ना है, भाज्य, भागफल के बारे में, भागफल। फिर कौन सा पढ़ना है, भागफल के बाद शेषफल, यही पढ़ना है, शेषफल। ये क्या होता है, भाज्य, भागफल, शेषफल क्या होते हैं, इनके बारे में समझना है। इसको लिखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। तो साथियों भाज्य क्या होता है, सबसे पहले इनको थोड़ा सा रोक करके हम तनी भाग जैसे बचपन में करते आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे हमने अभी एक संख्या लिया था 10, उसमें 2 से भाग दिया, यानी कि 2 को घटाया 5 बार, तो 10 लिखे यहाँ, और आंसर माने शेषफल कितना बचा, तो 0 बचा। ऐसे हम भाग करते हैं। इसमें जो 10 लिखा हूं वो क्या होता है साथियों, तो भाज्य होता है, आपको पता ही है। और ये क्या होता है, भाजक होता है। मैं इसलिए यहां लिख रहा हूं ताकि मैं परिभाषा बना सकूं इन सबकी। और ये क्या होता है, भागफल होता है। और ये क्या होता है, शेषफल होता है, ये शेषफल होता है। इतनी बात क्लियर है, शेषफल होता है। अब भाग के पद में यही सब चीजें आती हैं। परिभाषा देखें, भाज्य क्या है, जिसे काटना है वो भाज्य होता है। काटना किसको है, 10 को, इसलिए वो क्या है, भाज्य है। तो जिसे काटना होता है, विभाजित करना होता है, उसे भाज्य कहते हैं। तो जिस संख्या को विभाजित करना होता है उस संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। जिस संख्या से विभाजित करना होता है उसे भाजक कहते हैं। यानी भाजक क्या होता है साथियों, तो भाजक एक ऐसी संख्या होती है जिससे भाज्य को विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है। तो भाजक समझ में आ गया, भाज्य समझ में आ गया। जिस संख्या को बांटते हैं वो भाज्य होता है, जिससे बांटते हैं वो भाजक होता है। और इन दोनों के गुणनफल, यानी कि इन दोनों के भाग देने के बाद जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसे भागफल कहते हैं। समझ में आ रहा है, उसे भागफल कहते हैं। और इन गुणनफल के परिणाम स्वरूप जो मान शेष बचते हैं उन्हें शेषफल कहते हैं। इन भाग के परिणाम स्वरूप जो मान शेषफल बचा है, जो मान शेषफल बचते हैं उन्हें शेषफल कहा जाता है।
क्लियर हो गया। हम क्या बताए, भाज्य क्या होता है, जिस संख्या को विभाजित करना होता है उसे भाज्य कहते हैं, जिससे विभाजित करते हैं उसे भाजक कहते हैं। और इन दोनों संख्याओं के यानी कि भाज्य तथा भाजक के परिणाम स्वरूप जो फल प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं। और जो परिणाम यानी कि इस भाग के क्रिया के दौरान जो मान शेष बचता है उसे शेषफल कहते हैं। क्लियर हो गया, इनकी परिभाषाएं क्लियर हो गई। अब हमको आगे स्टेप में समझना है। एक सूत्र होता है, आप लोग को पता ही है, लिख देते हैं एक बार। क्या होता है साथियों, भाज्य बराबर, इसको इंपॉर्टेंट है, हमेशा सवाल देता है सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ में सवाल ये आना ही है। भाज्य बराबर, इससे संबंधित सवाल आते हैं, भाजक गुणे भागफल गुणे भागफल गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हो गया, ये एक सूत्र याद रखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। ये कैसे है आप लोग वहां से देख ही सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम इसको नहीं बताएंगे कैसे आया। ये सूत्र याद रखिएगा, आगे स्टेप में हमको क्या समझना है समझिए आगे। अब हम आप लोग को भाग बता दिए कि भाग क्या होता है, इसके बाद भाग के पद कौन कौन से होते हैं इसके बारे में समझा दिए। अब हम लोग को आगे समझना क्या है, तो आगे समझना है साथियों विभाजिता का नियम। आगे क्या समझना है, विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम पढ़ना है, नियम। ठीक साथियों, बहुत हल्का चैप्टर है दूसरा इसका, विभाजिता का नियम। पहला 2 से विभाजिता का नियम, 2 से विभाजिता का। अब एक का थोड़ा बताएंगे कि कोई किसी भी संख्या को काट ही देता है तो उसका क्या नियम बताएंगे, लेकिन 2 से विभाजिता का नियम पढ़ना है। ठीक, 2 से शुरू करते हैं। तो 2 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक के रूप में, किसी भी संख्या का इकाई अंक कौन होता है, जो लास्ट में होता है। तो किसी भी संख्या के इकाई अंक बोलिए, अच्छा किसी संख्या के अंत वाला अंक बोलिए, दोनों बात एक ही है। तो किसी संख्या का इकाई अंक यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, जितना लिख रहे हैं हम 2 का मल्टीपल लिख रहे हैं, और उसमें एगो 0 है, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वह संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित होगी, चाहे वो जितनी बड़ी संख्या हो चाहे वो जितनी छोटी संख्या हो। 4, अगर 4004 ऐसे लिख देते हैं तो भी ये संख्या कटेगी। यदि 5 3 7 2 8 0 लिख दिए, पक्का ये संख्या 2 से कटेगी। जितनी लंबी दे दे, इकाई अंक देखिएगा कि 0 है तो पक्का 2 से कटेगी, 4 है तो 2 से कटेगी। कोई भी संख्या कर ले लें, जैसे 2 3 6 7 8 5 8, अब तो ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, 100% 2 से कटेगी। क्यों कटेगी, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है, 8 है। उसी तरह से याद रखिएगा कि जब किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित होती है। दोस्तों इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको 0 याद रखिएगा, और 2 का गुणज अगर मिल जाए आपको तो वो क्या होंगे, वो 2 से विभाजित होंगे। कहानी बन गई, 2 से विभाजिता का नियम क्लियर। अब हम समझते हैं 3 से विभाजिता का नियम। ठीक है, 3 से विभाजिता का नियम, दूसरा में क्या समझना है, 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि जब किसी संख्या के अंकों का योग, जैसे मैं कोई संख्या ले रहा हूं, मैं ये कोई संख्या लिया हूं 255, कोई संख्या लिया हूं, इस 255 को यदि 3 से विभाजिता का नियम को समझना है तो ये संख्या है, संख्या के बारे में हमने चर्चा कर चुका है, पहला चैप्टर में संख्या किसे कहते हैं जाके देख सकते हैं। अब देखिए जो हमारा संख्या है 255, ये 3 से विभाजित है कि नहीं इसको चेक करना है। तो 3 से विभाजित है कि नहीं चेक करने के लिए क्या करेंगे, 2 + 5 अंकों का योग, इसमें अंक है, ये भी अंक है, ये भी अंक है। हम बता दिए थे कि संख्याओं को लिखने के लिए जिस संकेत का उपयोग करते हैं उसे संख्यांक कहते हैं, और इन्हीं संख्यांकों को अंक कहते हैं। तो इसमें अंक कितने हैं, 3 तो 2 है, 5 है, 5 है, तो 2 + 5 यानी कि अंकों का योग करने के पश्चात कितना रहा, तो 5 7 5 12, 12 आया, तो 12 यदि अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो यानी कि 3 से विभाजित हो तो वह संख्या यानी कि ये संख्या पूरी तरह से 3 से विभाजित होगी। तो आपको क्या लिखना है कि जब किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। लिख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। तीसरा में 4 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम समझते हैं। 4 से विभाजिता का नियम साथियों, 4 से विभाजिता का नियम क्या होगा, तो जब किसी संख्या का आखिरी 2 अंक, जब किसी संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से डिविजिबल हो, 4 से विभाजित हो, जैसे यदि मैं कोई संख्या लूं 4 3 8 5 3 2, तो मैं पूरी संख्या को नहीं देखूंगा कि ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, मैं आखिरी के 2 अंक देखूंगा।
क्या ये 4 से कट रहे हैं? तो 4 बटे 32 बिल्कुल कट रहे हैं, तो 100% ये संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। एकदम क्लियर है। 4 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम, 0 हो 2 का गुणज हो तो 2 से विभाजित होगा। 3 के विभाज्यता का नियम, अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से। 4 से क्या होगा? तो जब किसी संख्या का आखिरी 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो वो संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब हम समझते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। ठीक है साथियों, तो 5 से विभाज्यता का नियम समझते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम, ठीक। चौथा में है 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जब किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो, बस दो ठो याद रखना है कि जब किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित होगी। सपोज मान के चलो मैं किसी संख्या को ले रहा हूं जैसे 2 5 8 0, तो ये संख्या पक्का 2 से कटेगी। क्यों कटेगी? क्योंकि इसका इकाई का अंक कितना है? 0 है। तो जब किसी संख्या का इकाई अंक 0 आ जाए, जब कोई संख्या ले लेते हैं, काटिए देख लीजिए, कोई और संख्या ले लेते हैं जैसे 5 2 3 5 7 2 5, तो ये संख्या हम पूरा चेक थोड़ा करेंगे, हम बस आखिरी का अंक देखेंगे कि 5 से डिविजिबल है कि नहीं, यानी कि इकाई अंक 5 है कि नहीं। यदि 5 है तो ये संख्या किससे कटेगी? 5 से पूरी तरह से कट जाएगी। 5 का विभाज्यता का नियम है। क्या कहता है कि जब किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो 5 हो तो वह संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित होती है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। आगे है 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम, तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या है साथियों? तो 6 का यदि मैं गुणनखंड करूं, 6 का अभाज्य गुणनखंड करूं तो 2 गुणे 3 आएगा। 2 गुणे 3 आएगा। इसका मतलब क्या है? 2 और 3 दोनों 6 को विभाजित कर रहा है, इसलिए वह संख्या भी 6 से विभाजित होगी। जो संख्या 2 और 3 से पूरी तरह कटती हो तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 6 से विभाजित होगी। जैसे मैं उदाहरण की बात करता हूं 7560, अगर कोई मैं ऐसे उदाहरण ले लेता हूं तो मैं क्या बोला कि अगर 2 से और 3 से दोनों से कटती है तो वह संख्या किससे कटेगी? 6 से पक्का कटेगी। तो 2 से मैं चेक करने के लिए क्या बोला था कि इकाई का अंक 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो तो वह संख्या कटेगी। यहाँ 0 है, इसका मतलब 2 से कटेगी। अब 3 से विभाज्यता का नियम, अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से कटेगी। तो यहाँ 7 5 12 6 18 आ गया और 18 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये संख्या 6 से भी कटेगी। 100% श्योर है? तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, यदि कोई आपको डाउट रहता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताएं कि सर मुझे ये डाउट है, ये बता दीजिए, तो मैं जरूर प्रयास करूंगा कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। ठीक है साथियों, तो अगले वाले पे चलते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम हो गया। अब हम समझते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है साथियों? 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कहता है कि जब किसी संख्या का, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 343 हमने ले लिया, कोई संख्या आप अपने मन से भी लेकर देख सकते हैं। जब मैंने कोई संख्या ले लिया, यहां से अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहां पे लिख देता हूं 343। जब मैं कोई संख्या लिया, 7 से विभाज्यता का नियम हम समझ रहे हैं, मैंने कोई संख्या लिया 343, कहता है कि जब किसी संख्या का इकाई अंक, माने लास्ट डिजिट, अंत वाले अंक, लास्ट डिजिट, ठीक है, जब किसी संख्या का इकाई अंक का दोगुना, इकाई अंक है कितना दोस्तों? 3, तो 3 का दोगुना करेंगे। ठीक है, तो 3 का दोगुना कितना होगा? 6 होगा। 3 का दोगुना करेंगे तो 6 रहेगा। तो यहां पे कहता है कि जब किसी संख्या का इकाई अंक का 2 गुना करने पर और शेष बची अंकों से बनी संख्या, शेष अंकों से बनी संख्या कौन है? 3 4 अंक है, इनसे बनी संख्या कितना है? 34 है। फिर से समझ लीजिए, कहते हैं कि जब किसी संख्या का इकाई अंक का दोगुना करके शेष बची अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर, इसमें से अगर 6 हम घटा दें तो कितना आएगा दोस्तों? 28 6 34, तो 28 बचेगा। क्या ये 28 7 से डिविजिबल है? 100%। 7 ऊपर 28 होता है, तो ये संख्या पूरी तरह से 7 से कटेगी। फिर से समझ लो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक का दोगुना करने के पश्चात शेष बची अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर, यदि वह संख्या यानी कि घटाने के बाद जो हमारे पास परिणाम है, यदि वो परिणाम 7 से डिविजिबल है तो वो संख्या पूरी तरह से 7 से विभाजित होगी, डिविजिबल होगी। एकदम कंफर्म है? तो आगे बढ़ा जाए। 7 से विभाज्यता का नियम याद रहेगा, किसी संख्या का इकाई अंक दोगुना करने के पश्चात शेष बची संख्या में से घटाने पर यदि वो संख्या 7 से विभाजित है तो वो पूरी तरह से संख्याएं क्या होंगी? 7 से विभाजित होंगी। अब हम 8 से विभाज्यता का नियम समझते हैं। चलिए देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम समझते हैं। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है साथियों? तो ये कहता है कि जब किसी संख्या के आखिरी 3 अंक, जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल हो तो वह संख्या पूरी तरह से 8 से कटेगी। जैसे सपोज मान के चलिए मैं कोई संख्या ले रहा हूं 2 3 4 5 7 2, यदि आखिरी के 3 अंक
8 से डिविजिबल हो तो वो संख्या कटेगी। तो हम आखिरी के 3 अंक ले लेते हैं और इसमें 8 से भाग देते हैं। आखिरी की तो पूरी संख्या में भाग नहीं देना है आपको। यदि 8 से डिविजिबल है तो वो आखिरी 3 अंक कटेंगे। तो आखिरी 3 अंक में क्या करेंगे साथियों, तो देखिए 8 से भाग देंगे तो 8 7 56 यानी 1 बचेगा। अब 12 बचेगा तो 8 से 12 कटेगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। यदि मैं बात करूं कि 8 से डिविजिबल वाली संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे मैं 512 ले लेता हूं। 512 यदि मैं 512 ले लेता हूं और मैं देखिए आखिरी 3 अंक तो ही है, इन सबको काटना है। 512 को तो 512 को 8 6 48 3 32 8 चौक 32 यानी ये संख्या कट गई 8 से, पूरी तरह से कटेगी। कोई और बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे 8 7 3 6 8 0। मैं इसकी बात करता हूं। तो पूरी संख्या में तो भाग देना नहीं। अगर 8 से डिविजिबल को कंफर्म करना है कि ये संख्या 8 से विभाजित करने पर पूरी तरह कट रही है कि नहीं, तो आखिरी 3 अंक में 8 से भाग दे दीजिए। तो आखिरी 3 अंक में यदि 8 से भाग देंगे तो 8 8 64 64 4 68 यहाँ हो जाएगा 40, 8 5 40। इसका मतलब ये आखिरी के 3 अंक 8 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या 8 से कटेगी।